टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये क्वेश्चंस आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिस कंपटीशन एग्जाम में वर्णमाला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में कई बार आपके आ चुके हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और जहाँ पर भी आप लोगों को वीडियो दिल को छुए वहाँ पर आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक करें और आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि आगामी आपका और कौन सा वीडियो आपको चाहिए होगा। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ एक गलती हम लोग करते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो मोस्टली हम लोग ये बोलते हैं कि वर्णमाला जो कहते हैं वो शब्दों वर्णों के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों, वर्णों के केवल समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं, जबकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस पर विशेष याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है वर्ण। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर मैं यहीं पर बता दूं कि यहीं पर विकल्प में अगर आपका ध्वनि ऑप्शन में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में फिर आंसर आपका ध्वनि माना जाएगा। क्योंकि विकल्प में ध्वनि विकल्प में नहीं दे रखा है, इसलिए ऐसी स्थिति में वर्ण आपका आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो आपकी वर्णों की संख्या आपकी होती है वो आपकी होती है 52 यानी कि 52। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ दो प्रकार के आपके वर्ण होते हैं, एक आपका स्वर होता है और यहाँ पर एक आपका व्यंजन होता है। दो प्रकार के हिंदी वर्णमाला में आपके वर्ण पाए जाते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा। चौथा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बहुत बार आपका ये पेपर में आया, तो मैंने आपको बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर आपकी वर्ण है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ध्वनि होता तो फिर करेक्ट आंसर आपका ध्वनि माना जाता। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही आया, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बेटा अक्षर, क्योंकि अक्षर जो होता है उसके अंदर आपका व्यंजन भी होता है, आपका स्वर भी पाया जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा का से कबूतर, ये का से कबूतर आपका अक्षर होगा। क्योंकि अगर आपको पता है ना ये का से कबूतर, एक तो आपका ये व्यंजन है और एक इसके पीछे आपका इनडायरेक्टली आपका छुटवा इंक्लूड होता है, इसलिए आप महसूस कर पाते होंगे कि आपका जो व्यंजन होता है वो आपका अक्षर होता है, उसमें आपका व्यंजन भी पाया जाता है और आपका स्वर भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमें आपका पूछा गया तो करेक्ट आंसर आपका सी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में। देखिए बेटा, अच्छे क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर आपके होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में आपकी जो स्वरों की संख्या आपकी रहती है 11 आपके स्वर होते हैं, जिसमें आपके 4 आपके लघु स्वर होते हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 7वां, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन आपके होते हैं? दोस्तों, 21, 33, 36 या 40। तो हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या आपकी रहती है, करेक्ट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका बी। अगर यहीं पर आपका स्पर्शी व्यंजन आ गया था तो स्पर्शी व्यंजन की आंसर फिर आपका 25 हो जाता है। का से लेके माँ तक स्पर्शी व्यंजन आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं हम लोग अक्षर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी मैंने आपको बोली थी वो आपकी होती है 33 होती है, जबकि स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी कितनी होती है? 25 आपकी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ही रहा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जितने भी आपके स्वर होते हैं ये आपके स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा ही होती है, जो स्वतंत्र है वो स्वर है, लेकिन व्यंजन जब भी बोले जाएंगे तो उसमें स्वर अपनी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ये आपके पास में रहा 11वां नंबर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी ह्रस्व ध्वनि होती है और एक आपकी दीर्घ ध्वनि होती है। तो यानी कि एक ह्रस्व ध्वनि एक दीर्घ ध्वनि, तो करेक्ट आंसर आपका 2। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? साथियों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके पास 13वां आपके पास ये रहा, भाषा की सार्थक
लघुत्तम इकाई क्या होगी? यहाँ पर देखो क्या लिखा, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है, तो यानी कि अर्थ किसका होता है? तो साथियों होता है शब्द का। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा शब्द। शब्द जो होता है भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो साथियों वर्णमाला जो आपका रहता है वो आपका करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो लिपि होती है, जो चिन्ह होते हैं, छोटवा बड़वा छोटी बड़ी, ये आपकी सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से आपके लगे रहते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो साथियों वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह आपका वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16वां देखेंगे, जो आपके पेपर में कई बार आपके आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? साथियों मैंने आपको बोला हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या आपकी होती है 33। वहीं पर स्पर्शी व्यंजन की अगर आपकी बात आ जाए तो आंसर आप लोग कितने दोगे? 25। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जो शब्द होता है ना, उस शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी साथियों? वो आपका रहता है वर्ण, क्योंकि कोई भी शब्द होता है वो आपका वर्ण से मिलके बनता है आपका। जब दो वर्ण आपके मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा आ और मैंने आपको कहा माँ, ये दो वर्ण जैसे आपके मिले तो आपका बन गया शब्द, और ये एक आपका सार्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है? साथियों मैं आपको बताना चाहूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों आपके, जिसमें से आपका दीर्घ स्वर के में बड़ी ई, ए और आई, ये आपके दीर्घ स्वर माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें से ये क्या पूछना चाहता है, करेक्ट आंसर आपका बी को क्यों लिया सर जी, सी और ए को आंसर क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ कि ये ए और आई स्पेशली इनके अलग से नाम आपके दिए गए हैं। अगर आपका आता है ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संयुक्त स्वर। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि संयुक्त स्वर की संख्या आपकी 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर भी हैं, ऐसा नहीं कि दीर्घ स्वर नहीं है। पर यहाँ पर स्पेशली जो ई है ये आपका सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी माना जाएगा। समझ में आया साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, मूल दीर्घ स्वर आपका क्या नहीं है? तो आपका ये रहेगा आपका विकल्प नंबर आपका डी, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्योंकि मूल दीर्घ स्वर जो आप करेक्ट आंसर, क्योंकि ओ आपका जो होता है ये आपका संयुक्त स्वर में जाता है। अभी मैंने आपको क्या बोला? संयुक्त स्वर में। किस में जाएगा ये? संयुक्त स्वर में। तो यानी कि संयुक्त स्वर में आपके 4 चीज़ें जाती हैं, ए, आई, ओ, औ। जबकि मूल दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं, एक बड़वा, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां आपके पास ये रहा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपका, ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी होती है 4, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है आपकी 7, जबकि टोटल स्वरों की संख्या आपकी होती है 11। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर पूछे थे, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर बी, 4 आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके नज़रों के सामने मैं आपको देता हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पर देखो फिर से क्वेश्चन आ गया आपका वही, यानी कि मैं देखना चाहूँ कि दीर्घ स्वर तो साथियों ये चारों के चारों हैं, बड़वा, ओ, ए, आई, ये चारों के चारों आपके दीर्घ हैं। लेकिन मैंने आपको अभी बोला है कि बेटा जब चारों के चारों दीर्घ हैं तो अगर इनमें से एक आंसर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर आपका विकल्प नंबर ए होगा। ए आपका दीर्घ स्वर है, क्योंकि विकल्प नंबर बी, सी, डी ये आपके संयुक्त स्वर हैं। मैंने आपको बोला है संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। समझ में आया? इसलिए स्पेशली आपका विकल्प नंबर ए आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये रहा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो मैंने आपको बोला था सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उसके बाद समय लगता है दीर्घ स्वर में, और सबसे ज़्यादा समय जो आपका लगता है वो आपका प्लतु स्वर में आपका लगता है। विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। और प्लतु स्वर अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये लिखा कैसे जाता है, तो प्लतु स्वर आपका ऐसे लिखा जाता है, ओ, उम और माँ में आपका हलंत लगा दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास 23 आपके पास ये रहा, प्लतु स्वर कौन सा होता है? तो साथियों प्लतु स्वर आपका होता है ओ उम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ओ उम आपका प्लतु स्वर आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास ये रहा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो मैंने आपको देखा बोला था अभी अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर ये आपका है, ये आपका जीभ के आधार पर ही बोला जाता है। अगर जीभ आपकी जहाँ पर भी टच होती है उसी के आधार पर हम लोग अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर का निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विवृत स्वर है ना, ये विवृत स्वर का यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि विवृत स्वर जो आंसर देता है वो आपका मुख कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है या पूरा आपका बंद है, उसके आधार पर विवृत और समृत का आंसर आता है। जबकि जीभ आपकी कहाँ पर टच कर रही है, इससे जो आंसर आता है वो आपका अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर का आपका आता है। क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिखा था तो करेक्ट आंसर आपका विवृत स्वर आपका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास ये रहा, मध्य स्वर कहते हैं। साथियों मध्य स्वर कहते हैं, इसका एक ऑप्शन आपका कहीं और देके रखा होगा, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर आपका मध्य स्वर आपका क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अग्रस्वर, मध्य स्वर के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैंने आपको कहा था आ के मध्य, तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर मैं आपको यहीं पर दे दूँ, सपोज दैट मैंने आपको लिख दिया विकल्प नंबर डी में छुटवा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जाएगा क्या? विकल्प नंबर आपका डी, आ के मध्य, ईख इमली के आगे, ऐनक एड़ी जोड़ो, बचे कुचे पीछे छोड़ो। ये ट्रिक मैंने आपको बोली थी। तो यहाँ पर छुटवा जो आपका होगा वो आपका मध्य स्वर आपका माना जाएगा, जबकि छोटी ई, बड़ी ई जो आपके होंगे वो आपके क्या माने जाएंगे? ईख इमली, ये आपका जो होगा वो आपका माना जाएगा अग्रस्वर। कौन सा स्वर होगा ये आपका? ये अग्रस्वर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 के बाद 26 क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने ये रहा। देखिए साथियों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर आपका माना जाता है? तो साथियों बड़ाऊ आपका जो है ना, ये आपका किस प्रकार, पश्च विवृत है, अग्र विवृत है, या आपका पश्च समृत आपका माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या माना जाएगा? विकल्प नंबर आपका डी। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, अतिरिक्त था आपका ये, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। निम्नलिखित में कौन सा स्वर आपका समृत स्वर आपका माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था विवृत स्वर और समृत स्वर। विवृत का मतलब होता है आपका खुला हुआ, समृत का मतलब होता है एकदम, विवृत का मतलब होता है आपका खुला हुआ, समृत का मतलब होता है आपका बंद। तो यहाँ पर समृत का मतलब बंद पूछा है। तो साथियों बंद स्वर आपके कितने होते हैं? आपके 4। एक आपका होता है छोटी ई, एक आपका होता है बड़ी ई, एक होता है छोटा ऊ, एक होता है आपका बड़ा ऊ। ये आपके होते हैं समृत यानी कि बंद। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका सी। जबकि यहाँ पर अगर विवृत पूछ लिया जाता तो विवृत केवल आपका एक होता है, वो आपका होता है बड़वा, ये आपका विवृत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा, अर्ध विवृत स्वर आपका कौन सा होता है? अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ, अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ। तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बोला था कि जिसकी खोपड़ी पर 2 मात्राएं होती हैं, जिसकी खोपड़ी पर 2 मात्राएं होती हैं वो आपका अर्ध विवृत माना जाता है। खोपड़ी पर 2 मात्रा देखो कहाँ पर है आपकी हैं, तो यहाँ पर लिखा है आपका आए। क्या लिखा है बेटा? आए। खोपड़ी पर 2 मात्रा हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी माना जाएगा। ये मैंने रूटीन क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। 29 देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या होंगे? इसी के साथ अगर आपको साथियों ये पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा तो जो थ्योरी वाली क्लास आपकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वर्णमाला की थ्योरी वाली क्लास को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो। जिस तरीके से मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेज में ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, ठीक उसी तरीके से मैंने आपको वीडियो एक बना के डाला हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी वाली क्लास को भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ साथियों ये वीडियो आपका राष्ट्र हित में समर्पित है। बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो आपका समर्पित है। तो एक बार उन सभी लोगों को देखते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है, उपयोगी है, तो आप लोग अवश्य लाइक अवश्य करोगे और आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर पहले बार अगर आप लोग इस चैनल पर जुड़े हो, पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग लाल रंग से लिखे हुए लाल रंग से बने हुए सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? तो अभी मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले साथियों, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लतु स्वर। तो करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका डी जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, हिंदी की अग्र आवर्ताकार समृद्ध ध्वनि आपकी कौन सी होती है। तो मैंने अभी आपको बोला था विवृत ध्वनि और समृद्ध ध्वनि। समृद्ध ध्वनि जो आपकी रहती है ना, वो आपकी कौन कौन सी होती है, वो आपकी बंद ध्वनि आपकी जो होती है वो आपकी समृद्ध कहलाती है, बंद। तो यानी कि इसके आंसर अगर मैं इन दोनों में से ही देखना चाहूँ तो इन दोनों में से जो आपका छोटी होता है वो आपका समृद्ध माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहीं पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आधे रह गया है, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं दो में से अगर आंसर लेने की बात आए तो आंसर आपका बड़ी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा, देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। यानी कि जो स्वर के उच्चारण में जो आपका समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, विकल्प नंबर ए। क्योंकि साथियों मैंने आपको जब स्वर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर स्वर में एक मात्रा का समय लग रहा है तो वो आपका ह्रस्व स्वर होगा, स्वर में अगर दो मात्रा का समय लग रहा है तो वो आपका दीर्घ स्वर माना जाएगा। ऐसे मैंने आपको बोला था। इसीलिए एक स्वर में अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो आपका एक मात्रिक स्वर कहलाता है। जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लग रहा है वो आपका द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। इसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, मात्रा। क्या कहते हैं बेटा, मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को हम लोग कहते हैं ग्रेफीम यानी कि समरूप। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप यानी कि ग्रेफीम। अगला क्वेश्चन आपके पास, ओ औ किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण आपके माने जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपका साथियों, इसका आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। एक आपका होता है ए, एक होता आपका ए, एक होता आपका ओ, एक होता आपका आओ। इनके बारे में मैं बोलना चाहूँ, देखिएगा इससे उठने वाला क्वेश्चन का आंसर कंठ तो 100% होगा ही होगा। क्या बोला मैंने, कंठ तो 100% होगा ही होगा। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि कंठ तो जहाँ लगा पहले आंसर वही होगा, जहाँ पर कंठ नहीं लगा वो आंसर नहीं होगा। तो यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है और आपका ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंठ लगा ही नहीं है, दंत लगा आपका। अब बात आती है कंठ तो लगा है। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ ए ऐ जो होता ना, ए ऐ जो आपका होता है इसके बारे में आपका आता है कंठ तालव्य। क्योंकि अगर आप ए और ऐ बोलोगे तो आप देखिएगा कि आपकी तलुआ से आपकी जीभ टच होती है। ए ऐ तलुआ आपका दबा होता है, तलुआ के माध्यम से आवाज़ निकलती है, ए ऐ तो होता है कंठ तालव्य। पर अगर ओ औ की बात करोगे ना तो कंठ ओष्ठ ओ देखो ना, आपके लिप्स जो है ना, दोनों के दोनों लिप्स आपके लिप्सों को चिपक के वायु निकल रही है, लिप्सों को चिपक के वायु निकल रही है। देखो ना, ओ आओ। तो यानी कि कंठ ओष्ठ, कंठ से तो निकलती है, क्योंकि कोई भी चीज़ बोलो कि कंठ से तो निकलनी है, तो कंठ आंसर हो गया। ओंठ से निकलती है तो ओ आओ ओंठ से निकलती है, ए ऐ कंठ तालब आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर ओ आओ पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका होगा कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, स्वर किसका भेद है। तो साथियों स्वर जो आपका होता है वो आपका वर्ण का भेद होता है। वर्ण का भेद आपके दो होते हैं, मैंने आपको बोला, एक स्वर एक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास में रहा, देखिएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग अगले पेज में देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर आपका नहीं है। तो आपको बोला यहीं पर देखिएगा संयुक्त स्वर, मैंने आपको बोला था संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों ये ए तो आपका संयुक्त स्वर है। अब कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पर देखे रखे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर, और आपका क्या होगा बताएगा, ए ये भी तो संयुक्त स्वर है, उ ये आपका नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर सी, क्योंकि ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर होते हैं, इनके अलावा कोई भी संयुक्त स्वर आपके नहीं माने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास रहा 36। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य माना जाता है। देखिएगा अभी मैंने आपको बोला था कंठ तालव्य की बात आएगी तो आंसर आपका क्या जाएगा, ए ऐ। क्या जाएगा बेटा, ए ऐ कंठ तालव्य। तो यहाँ पर ए आंसर आपका रहेगा। जबकि अगर मैं बोलते था कंठ ओष्ठ अगर मैं बोलता तो ओष्ठ से क्या होते हैं आपके, क्या ओ आओ ओष्ठ से बोले जाते हैं बस। तो यहाँ पर ए पूछा था, वो कंठ तालव्य पूछा था, तो आंसर आपका डी हो गया, यानी कि ए हो गया आंसर सबसे लास्ट वाला। 37 देखते हैं निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिकता आपकी है। तो अनुनासिकता के बारे में आपका जाएगा कि संभालना। क्या होगा आपका, अनुनासिकता यानी कि संभालना, क्योंकि आपको मैंने बोला था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, संभावना, संभालना। यहाँ पर आपका ये आता है तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। बाकी ये हम रूटीन क्लास में आपको समझा देंगे आपका कैसे होता है, तो विकल्प नंबर आपका सी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, देखिएगा साथियों,
कौन सा क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिएगा। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर अनुनासिक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था साथियों कि जहाँ पर आपकी चांदबिंदी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर आपका अनुनासिक होता है। चांदबिंदी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर आपका अनुनासिक होता है, तो विकल्प नंबर आपका सी सही माना जाएगा। यह आंसर आपका सही होगा। जबकि विकल्प नंबर बी में चांद वो बिंदी रखी हुई है तो वो आपका अनुस्वार कहलाता है। 38 के बाद 39 देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? देखिएगा मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ, कंठ तो आंसर सबको होगा ही होगा। अब तालु यानी कि तलुआ से क्या होता है? तलुआ से ए आई, तलुआ से क्या बोला जाता है? ए आई। जबकि लिप्स से क्या बोला जाता है? ओ औ। हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, कंठोष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ, ओ। ओष्ठ का मतलब ओ, ओष्ठ का मतलब ओ, तो ओ औ ओष्ठ, ए आई तालु, बस। तो यहाँ पर आपका क्या है? तालु आया ना, तो ताली का आंसर ए आई होगा। अब देखो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 39 के बाद देखते हैं हम लोग 40। ए के उच्चारण स्थान का नाम। अब मारो गोली, जहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा बना रहने दो, मैंने तो अभी आपको समझाया है। ए कहाँ से बोला जाता है बेटा? ए अय कहाँ से? कंठ और तालव्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ से? कंठ तालव्य। इसके दोनों आंसर आपके इकट्ठे होते हैं, कंठ तालव्य ए आई। अगर यहीं पर ओ बोल देता तो क्या हो जाता है? कंठोष्ठ। ओ बोले तो कंठोष्ठ, आओ बोले तो अब भी कंठोष्ठ। ठीक है बेटा। 40 के बाद हम लोग देखते हैं 41। ये रहा आपके पास स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? देखो मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ, ए आई मतलब तलुआ, ए आई मतलब तलुआ यानी कि कंठ तालव्य। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन 42। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के आपके होते हैं? साथियों मात्रा के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग फिर इसका आंसर 3 ले लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं आपके। कैसे हम लोग लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 1 मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर, 3 मात्रा का समय लगता है तो आपका प्लतु स्वर आपका माना जाता है। समझ में आया? इस तरीके से मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर बी यानी कि 3। अगला देखते हैं 42 के बाद 43। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या कहलाते हैं? साथियों वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, स्वर, दीर्घ और ये प्लतु जो आपके होते हैं ये हमेशा आपके स्वर कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बोला। 43 के बाद 44। जिन ध्वनियों को केवल मुख से निकलती हैं वे आपकी क्या कहलाती हैं? जिन ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? तो आपकी वो होती हैं निरानुनासिक। क्या होती है बेटा? वो आपकी होती है निरानुनासिक, जो आपकी केवल मुख से निकलती हैं निरानुनासिक। और जो आपकी मुख और नाक से निकलती है वो आपकी कहलाती हैं अनुनासिक। जो मुख और नाक से निकलती हैं वो अनुनासिक, जो केवल मुख से निकलती हैं वो आपकी निरानुनासिक कहलाती हैं। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका डी जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके रहा पास में 45 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार आपके आ चुके हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ। कंठ तालव्य कौन सा है? तो दोस्तों कंठ तालव्य, देखो हमने आपको बोला तलुआ बोला ना, तलुआ का मतलब ए आई, तो यानी कि ए आई कहाँ पर है आपका? विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, ए आई। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ए आई का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? वही बात आपकी फिर से आ गई है, कंठ तलुआ होगा ए आई, और यहाँ पर आपका ओ आता तो आपका क्या हो जाता? कंठ ओष्ठ। और कंठ तो आना ही आना है, क्योंकि ये चीज़ें तो गले से बोली ही जाती हैं ना। 46 के बाद 47। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ आपकी कौन कौन सी हैं? देखो कितना सारा क्वेश्चन आया। देखो कंठ ध्वनियाँ क्या है? तो यानी कि का, खा, गा, घा, इंगा ये आपके कंठ कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, इंगा ये क्या होते हैं? कंठ। जबकि यारा, ला, ये या क्या होते हैं? ये आपके होते हैं अंत्यस्थ। जबकि चा, छा तो ये क्या होता है? का, चा, चा, का, चा ये तो तालव्य होता है। और टा, ठाड़ ये क्या होता है? कंठ तालव्य। का, चा, टा कंठ तालव्य मूर्धन, ये मूर्धन कहलाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 के बाद 48। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कहलाती है? तो दोस्तों हिंदी की कंठ ध्वनि आपकी क्या होगी? हा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था शायद आपको, कंठ ध्वनि यानी कि आपको मैंने बोला था हा आपका कंठ में जाएगा। इसी के अलावा या अलावा उसको भी हमने यूज़ करना आपको बताया था, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। मैंने आपको कहा था हा को ऊपर टांगो, हा को ऊपर टांगो, मैंने कहा था ना। या अलावा आपका यार अला को आप किनारे लगाइएगा और हा जो होता है उसका आप सबसे ऊपर टांग दो। सबसे ऊपर टांगने का मतलब आपको समझ में आया है ना? सा हा बोला था ना हमने आपको कहा था। तीनों के तीनों सा को आप बीच में लगा दो और जो आपका हा बचता है उसको सबसे ऊपर टांग दो। ये अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लोगों प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर थ्योरी वाली क्लास में ये वाला आपका वीडियो दे के रखा है।
48 के बाद 49 देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? तो का खा गा घा, तो यानी कि इसका उच्चारण था आपका क्या हुआ? कंठ से हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका कंठ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 50 में ये रहा, निम्न से कंठ वर्ण आपका कौन सा होता है? देखो कंठ वर्ण पूछा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के रखा होगा। कंठ वर्ण हम लोग बता देंगे अभी तुरंत ही। ये आपका देखो कंठ वर्ण क्या होगा, कंठ कहाँ से बोला जाता है? तो यानी कि बड़वा और हा, ये क्वेश्चन नंबर 50 में था। बड़वा और हा ये आपका कंठ होता है। क्या होता है आपका? कंठ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर अलग से आ गया, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, है ना। इसको स्किप कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं बेटा। इसको हम लोग अलग से डिस्क्राइब कर देंगे आपको थ्योरी वाली क्लास में। निम्न में से कंठ वर्ण आपका कौन सा होता है? तो देखो कंठ वर्ण के बारे में अगर मैं कब कहना चाहूँ, क्योंकि स्वरों के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया था कि स्वर आपके कहाँ से बोले जाते हैं। तो आपका छोटवा बड़वा जो आपका होता है वो आपका कंठ से बोला जाता है। देखो हम लोग देखें, छोटवा और बड़वा आपका होता है कंठ से, और वहाँ पर आपकी छोटी बड़ी आपकी जो होती है ई, ये आपकी तालू से, और वहीं पर छोटा ऊ बड़ा ऊ वो आपका कहाँ से बोला जाता है? ओंठ से। तो हम लोग तीन चीज़ें याद रखेंगे, को कंठ, तालव्य और लिप्स। कंठ, तलुआ और ओंठ, कंठ, तलुआ और ओंठ, इसको लाइन से लगा देंगे। देखो छोटवा बड़वा कंठ कर देगा, छोटवा बड़वा कंठ। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? छोटी बड़ी ई, देखो ना तलुआ में लग रही ना, तो ये तलुआ हो गया, छोटी बड़ी तलुआ। जबकि अगर मैं बोलूँगा ना इसके बाद ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो देखो लिप्स चिपक रहे हैं ना, हमारे होंठ चिपक रहे हैं ना, होंठ चिपक रहे हैं, तो आपका ओष्ठ में चला जाएगा बस। तो यानी कि छोटवा बड़वा सबसे ऊपर क्या आता है? कंठ। छोटी बड़ी कंठ के जस्ट बाद क्या आता है? तलुआ। कंठ हो गया, तालब हो गया। जबकि आपका लास्ट में क्या आया? ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ पर जाएगा? छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका कहाँ पर जाता है बेटा? कहाँ पर जाता है? लिप्स में, होंठ में। अब आप कहोगे सर जी ए ऐ ओ औ कहाँ जाता है? अरे बेटा मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, ए ऐ ओ औ, तो आपके आंसर दो होंगे। ए ऐ का आंसर क्या होगा? कंठ तालव्य। ए ऐ का आंसर क्या होगा? कंठ तालव्य। ओ औ का आंसर क्या होगा? कंठ। बोलो हाँ, बोलो। ओ औ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है बेटा, मैंने पूरा का पूरा स्वर का वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि सारे के सारे स्वर आपके कहाँ से बोले जाते हैं। अगला देखते हैं। बाकी परेशान नहीं होना, अगर आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी वाली क्लास चाहिए होगी तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपका डला हुआ है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? मैंने आपको कितना अच्छे से आपको बोला था बेटा, तीनों के तीनों सा, कंठ, तालम, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, इसमें सबसे ऊपर का कंठ हटा दो, सबसे नीचे का हटा दो, और इसके अलावा जो आपके तीन बच रहे हैं ना, इन तीनों के तीनों में सा चिपका दो। सीटी वाला सा, पापा वाला सा और लाइन वाला सा, तो यानी कि कंठ चला गया। उसके बाद आपका क्या है? कंठ तालव्य। तो ये आंसर क्या जाएगा आपका? तालव्य आंसर आपका जाएगा। तालव्य का मतलब आंसर होगा आपका तलुआ। मैंने आपको बहुत अच्छे से रेगुलर क्लास में भी आपको थ्योरी वाली क्लास में आपको समझाया था मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में। अगला स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इंगा कहाँ से बोला जाता है बेटा? तो वो आपका इंगा तो आपका तालव्य से बोला जाता है, क्योंकि आपका मैंने वो क्या बोला था? का खा कंठ तालव्य, इंगा दूसरे नंबर पर आता ना, तो आपका क्या होगा? का चा, चा छा जा झा इंगा, चा छा जा झा इंगा, है ना। तो यानी कि चा किस पर आता है? कंठ तालव्य। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? तालव्य आपका आंसर जाएगा। आप लोग देख लो एक बार ठंडे दिमाग से, समझ में आ जाएगा। हिंदी की सा ध्वनि, अभी फिर से बात आपकी आ गई, सबसे ऊपर वाला छोड़ो जरा, कंठ छोड़ दिया, उसके जस्ट बाद क्या आएगा? तालव्य। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? तालव्य। विकल्प नंबर आपका 20 ही होगा। 54 के बाद क्या होगा? 55वां। चा छा जा झा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा तो ठीक है, का चा यानी कि दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? तालव्य। क्या आता है बेटा? दूसरे नंबर पे आता है क्या आपका? तालव्य। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका जाएगा तालव्य। विकल्प नंबर ये देखो सही है ना, तालव्य। क्या हो गया? तालव्य आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तलुआ से होता है? देखो बेटा, तालू से कहाँ से बोला जाता? तालू यानी कि कंठ तालू दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर देखेंगे का चा वाला पूरा का पूरा तालू से बोलेगा। आप देख लेते हैं चा में क्या क्या आ रहा है। चा छा जा झा, चा छा जा झा झा झा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? विकल्प नंबर सी, झा आ गया ना इसमें। 56 के बाद 57 में देखते हैं। छोटी ई, चा छा फलाना ढिमाका आदि का उच्चारण किससे होता है? बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये बताएगा, अभी मैंने आपको बोला तो छोटी बड़ी सी आंसर आ गया। देखो हमने आपको कहा था छोटा बड़ा कहाँ से? कंठ से। जस्ट उसके बाद क्या आता है? छोटी बड़ी। कंठ के जस्ट बाद क्या आता? तलुआ से। तो यहाँ पर तलुआ आ गया ना, इसी से आंसर आ जाएगा बेटा तालव्य। और अगर आपको देखना है बाकी को भी देखोगे ना, बाकी भी तालव्य में ही आपका जाएगा। तो 57 का आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर सी।
58 देखते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब माना जाता है? तो देखो कंठ तालब यानी कि दूसरे नंबर पर, यानी कि का चा, चा वर्ग में देखो क्या क्या आता है, तो चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा छा जा झा, तो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 58 के बाद 59 बार देखते हैं, या का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? बेटा मैंने कितनी बार आपको बोला था, या रा लावा, लाइन से लगा दो ना, या रा लावा, तो सबसे ऊपर वाला छोड़ दो, सबसे ऊपर वाला छोड़ दो और सीधा चिपका दो, ऊपर वाला आपने कंठ छोड़ दिया, यानी कि तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, बस ऐसे है ना। तो यानी कि यह पूछा तो ये क्या हो गया, तालव्य। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तालब, आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने कितनी अच्छी से रेगुलर क्लास में आपको समझाया था बेटा। 59 के बाद आपका क्या होगा, 60वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूँ, मैं बहुत मन से आपको पढ़ाता हूँ, थ्योरी वाली क्लास में भी पढ़ाता हूँ, अपने रेगुलर क्लास में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ। कम से कम आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कोई टीचर अगर आपके साथ में इतना अच्छा कर रहा है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो दिल पर छू जाए, आप लोग लग रहा है कि ये क्लास के लिए बहुत उपयोगी, आपकी लाइफ के लिए उपयोगी होगी, आपकी सफलता के लिए बहुत उपयोगी है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। और आप लोगों की लाइक को देखते हुए मुझे मोटिवेट होता है, मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो मैं मेहनत आपके साथ में कर रहा हूँ, वो मेहनत मेरी सही दिशा में आपकी चल रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें लाइक करने में वीडियो को, और इसी के साथ साथ आप लोग मोस्टली संख्या में इसको शेयर ज़रूर किया करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास में ये वीडियो आपका पहुँचा जा सके। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं, लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को आप लोग ज़रूर दबाएँ। सा का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? तो सा यानी कि ऊपर से कंठ छोड़ दिया, कंठ के जस्ट बाद आपका क्या आएगा, तालव्य। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, तालव्य, विकल्प नंबर बी। 60 के बाद क्या आएगा, 61वां, निम्न में से तालव्य ध्वनि आपका क्या होता है? तो यानी कि कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब का चा, चा वर्ग में देखो, चा छा जा झा। अब ये तो है नहीं, कोई बात नहीं, सिटी वाले सा की बात आती है। तो मैंने आपको कहा था ऊपर वाला छोड़ दिया, इसके बाद सिटी वाला सा, पापा वाला सा, इनको लगाओ, तो ऊपर वाला छोड़ा नीचे वाला छोड़ा, तो क्या क्या बचा, कंठ के बाद तालव्य मूर्धन दंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर तालव्य आएगा, आंसर क्या जाएगा बेटा, तालव्य पूछा है तो सिटी वाला सा हो जाएगा। कंठ तालव्य मूर्धन पूछता तो ये वाला सा हो जाता, कंठ तालव्य मूर्धन दंत का पूछता तो आपका ये वाला सा हो जाता, बस इतनी सी बात आपकी। 61 के बाद 62वां देखते हैं, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा चा चा, चा का मतलब का चा दूसरे नंबर पर मतलब कंठ तालव्य, क्या आंसर जाएगा इसका, तालव्य आंसर आपका जाएगा, विकल्प नंबर सी। क्या हुआ, कुछ नहीं, कितना सारा मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया। डा का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से माना जाता है? तो देखो बेटा डा आपका कहाँ से जाएगा, तो ये आपका जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा कंठ तालव्य मूर्धन, यानी कि मैंने आपको बोला कहाँ से आपका जाएगा, मूर्धन से आपका जाएगा, विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा 63 के बाद 64वां, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ आपकी क्या होती हैं? तो मूर्धन का मतलब कंठ तालव्य मूर्धन, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर का मतलब का चा टा, टा वर्ग में देखो तो टा ठा डा ढा, इन्हीं से अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो करेक्ट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी। जबकि चा वाला अगर देखा जाए तो का चा, ये आपका माना जाएगा कंठ तालव्य, ये तालव्य ध्वनियाँ होंगी, कौन सी ध्वनियाँ होंगी, तालव्य, और ये आपकी कौन सी ध्वनि होंगी, मूर्धन, तो विकल्प नंबर आपका बी सही माना जाएगा। 64 के बाद अगर मैं 65वां क्वेश्चन देखूं तो ये आपके पास में 65वां क्वेश्चन आया साथियों। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको 80 क्वेश्चंस कराएंगे आज की वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और आपके पेपर जो आपका कराया जाएगा उसी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी से माने जाएंगे। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि दांतों पर जीभ लग रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दंत, दांतों पर जीभ लग रहा है यानी कि आंसर क्या होगा आपका दंत, करेक्ट आंसर आपका बी। इसमें क्या था, कुछ नहीं, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ क्या होंगी, दंत, यानी कि कंठ तालव्य मूर्धन दंत, चौथे नंबर पर, यानी कि का चा टा ता, ता वर्ग में देखो क्या क्या आता है, ता, लो ऑप्शन नंबर सी में ही रखा है ता, तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 66 के बाद 67वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मूर्धन ध्वनि नहीं है? यानी कि मूर्धन का मतलब पहले ये देखो कौन, कंठ तालव्य मूर्धन तीसरे नंबर पर नहीं है, यानी कि का चा टा, टा में नहीं आती, तो यानी कि टा ये तो मूर्धन है, टा ठा ये भी मूर्धन है, टा ठा डा ढा ये भी मूर्धन है, लेकिन साथियों विकल्प नंबर डी में नीचे बिंदी रखी है, ये मूर्धन नहीं होती है। मैंने आपको कहा था ये तो आपका क्या होता है, द्विगुण व्यंजन, बेटा क्या होता है, द्विगुण व्यंजन आपके दो होते हैं, एक तो डा से डलिया के नीचे अगर आप बिंदी रख दो, एक ढा से ढक्कन के नीचे आप बिंदी रखो, तो ये होता है आपका द्विगुण, क्या होता है, द्विगुण। तो साथियों यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी मूर्धन ध्वनि नहीं है, क्योंकि ये द्विगुण व्यंजन आपके कहलाते हैं।
68वां देखते हैं, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आपके आते हैं, यानी कि का चा टा तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर का मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मूर्धन्य। विकल्प नंबर आपका सी सही जाएगा। 68 के बाद 59वां, टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, टा यानी कि का चा टा तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर का मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, मूर्धन। यहाँ पर देखो देखे रखा होगा मूर्धन, तो आप लोग इसका आंसर मूर्धन लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मूर्धन। विकल्प नंबर आपका सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ क्या कौन सी होती है, कंठ, तालव्य, मूर्धन, यानी कि तीसरे नंबर पर का चा टा, टा वर्ग वाला, ये आपका हो गया। अच्छा ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन था आपका 64 के बाद। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं 70वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 70 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कोई अगर रहेगा कोई बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाएगी। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका सही है, शुद्ध है, तो हमें बताइएगा। ये सा, तो मैंने आपको कितना अच्छे से बताया था, सबसे ऊपर सीटी वाला, फिर आपका पापा वाला, फिर आपका ये, इसमें से ये कंठ हम लोग हटा देंगे। क्या हटा देंगे, कंठ हटा दिया, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ हम लोग हटा देंगे और सीधा का सीधा चिपका देंगे, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो यहाँ पर देखो ये 7 दंत है कि नहीं, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, हाँ ये तो सही है। गलत पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, अच्छा शुद्ध पूछा है ना, हाँ तो ठीक तो है ना, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है। विकल्प नंबर आपका ए सही है। लो, जबकि सीटी वाला सा मूर्धन नहीं होता है, सीटी वाला सा तो कंठ, तालव्य होता है, और ये वाला सा आपका क्या होता है बेटा, इस नंबर पर, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन, ये तो मूर्धन होता है। बेटा समझ पा रहे हो, थ्योरी वाले क्लास में कितनी अच्छे से मैंने समझाई थी। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप जो थ्योरी वाला वीडियो आपका डाला हुआ उसको देखोगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, था किस वर्ग का व्यंजन आपका है, तो ता था, तो ता था आपका किस में जाएगा, ता था आपका जाता है दंत में। विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। 71 के बाद 72वां, निम्न में से दंत वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं, दंत वर्ण, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, चौथे नंबर पर, यानी कि का चा टा ता वर्ग में देखो, तो यानी कि विकल्प नंबर आपका सी सही जाएगा। 72 का अगला देखो 73वां, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ता था दा धा, ता था दा धा, का चा टा ता, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर का मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, दंत आंसर होगा इसका, देखा विकल्प नंबर बी। बेटा समझ पा रहे हो ना आप लोग, कितना गजब से मैंने आपको बोला था कि जो आपको चार्ट आपको मैंने समझाया था, अगर वो चार्ट आपके माइंड में अगर आपका घूम रहा है तो कभी भी आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। ता वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी होंगी, तो बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन अभी कटा हुआ है, कोई बात नहीं। तो 74 के बाद 75 देखेंगे ना, तो ता का मतलब आपका रहता है, ता का उच्चारण आपका होता है विकल्प नंबर डी से, दंत से होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से दंत ध्वनियाँ कौन कौन सी होंगी बेटा, तो दंत ध्वनियाँ आपकी कौन कौन सी होंगी, आपका होगा विकल्प नंबर ये, क्योंकि मैंने आपको बोला था दंत, यानी कि या रा लावा, या रा ला वा, यानी कि इसको कंठ हटा दो, ऊपर कंठ छोड़ दो, तालव्य, मूर्धन, दंत, बोला था ना मैंने आपको, कंठ हटा दिया आपने, वो लाइन से चिपका दिया, कंठ हटा दिया, ये तालव्य होगा, ये कंठ तालव्य, ये मूर्धन होगा, ये दंत होगा, आगे चल के वा पूछता तो वो आपका ओष्ठ हो जाता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, विकल्प नंबर सी, दंती तो पूछा था। हिंदी की ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं बेटा, ओष्ठ, पाफा, सबसे लास्ट वाला, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। 78 देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो देखो पा, वही तो ओष्ठ है, पा फा बा भा माँ, ये आपकी सारी की सारी ओष्ठ हैं, पर विकल्प नंबर ए ओष्ठ नहीं है, क्योंकि चा का चा ये तो क्या होता है, तालव्य होता है, चा क्या होता है, तालव्य होता है। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। 78 के बाद हम लोग देखते हैं 79, हिंदी की बा ध्वनि क्या होती है, पा फा बा भा, लास्ट वाले का मतलब क्या होगा आपका, ओष्ठ, क्या होता है आपका, ओष्ठ। अगला देखते हैं 80 क्वेश्चन, इनमें से अंत्यस्थ वर्ण आपका कौन सा होता है। साथियों अंत्यस्थ वर्ण मैंने आपको बोला था यारा लावा आपका अंत्यस्थ होता है, तो यानी कि विकल्प नंबर आपका ए अंत्यस्थ आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंत्यस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बोला यारा लावा आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि का खा गा ये आपका कंठ होता है, जबकि सा ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं, और छत्रज्ञ ये आपके संयुक्त व्यंजन आपके माने जाते हैं। अर्धस्वर आपके क्या होते हैं, मैंने आपको बोला अर्धस्वर यानी कि जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन का आगे और पीछे का होता है, अंत्यस्थ व्यंजन का आगे और पीछे का होता है अर्धस्वर कहलाता है, यानी कि या और वा
आपके अर्धस्वर होते हैं, या और वाह आपके अर्धस्वर होते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? तो बेटा का से लेके मा तक अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है, और का से लेके मा तक आपका स्पर्शी व्यंजन होता है। तो साथियों का भी स्पर्शी व्यंजन है, चा भी स्पर्शी व्यंजन है, टा भी स्पर्शी व्यंजन है, और यहाँ पर या स्पर्शी व्यंजन ना होके वो आपका क्या माना जाता है बेटा? अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन है। या तो 83 के बाद 84वां देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी ध्वनि आपकी अंत्यस्थ नहीं है? तो साथियों कौन सी ध्वनि आपकी अंत्यस्थ नहीं है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपका देखते हैं, कहाँ पर गया ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि आपकी अंत्यस्थ नहीं है? तो वा भी अंत्यस्थ है, रा भी है, ला भी है, पर बासे बकरी आपका अंत्यस्थ नहीं है। बासे बकरी अंत्यस्थ नहीं है। निम्न में से अर्धस्वर क्या कहलाता है बेटा? तो अर्धस्वर आपका होता है, मैंने आपको बोला या और वा अर्धस्वर होता है, तो यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही कथन आपको चुनना होगा, या ओवा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं? हाँ बिल्कुल कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, व्यंजन बोलना होगा तो स्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग बेटा, 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से पेपर में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। निम्नलिखित में कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन आपका है? तो या रा लावा आपके अंत्यस्थ होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। एक बार हम लोग और देखते हैं 87 के बाद 88। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टाइमिंग में 100 क्वेश्चंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आपका होता है साथियों, और हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। पूरा का पूरा विश्वास है कि वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वो क्वेश्चंस आपके इन्हीं पेपर से, इन्हीं वीडियो से आपके माने जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे जितने भी छठा के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। अब बताइएगा, पा फा बा भा मा ये आपके क्या होते हैं? तो यानी कि सबसे लास्ट से होते हैं। सबसे लास्ट का मतलब आपका होता है ओष्ठ। 88 का हो गया। 89 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके पास 89 है। निम्न में ओष्ठ वर्ण आपका कौन सा माना जाता है? तो अभी अभी मैंने कितनी बार आपको अच्छे से बोला है बेटा कि छोटवा बड़वा कंठ हो गया, ठीक है ना। छोटी बड़ी क्या हो जाएगा बेटा? छोटी बड़ी आपकी हो जाएगी कंठ, तालब हो जाएगी, जबकि छोटा बड़ऊ क्या होता है? ओष्ठ। छोटा बड़ऊ क्या होता है? ओष्ठ। तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। आपका हो गया सर जी कि यहाँ पर आपका छोटवा क्या हो गया? तो छोटवा बड़वा दोनों के दोनों क्या हो गए? कंठ। जबकि छोटी बड़ी क्या हो जाएगा? तालब्य। और छोटो बड़ो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्योंकि देखो ना, छोटो बड़ो को बोलो ना ऊ ऊ ऊ, तो लिप्स के सहारे से बोला जाता है, तभी तो ओठ बोलते हैं इसको। 90 हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों यारालाभ आपके अंत्यस्थ कहलाते हैं, अच्छे से मैंने आपको बताया है। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखो फिर से रिपीटेड आपका आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड नहीं है, एग्जाम में पेपर में आपके इसी तरीके से आपके बार बार पूछे गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पेपर में 2 से 3 बार आए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैंने कराने का आपका प्रयास किया है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन आपका कौन सा है? तो साथियों करेक्ट आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका सी। आपका अंत्यस्थ व्यंजन आपका है या और वाह, है ना। यार अलावा आपके अंत्यस्थ होते हैं ना, मैंने आपको बोला था। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? लो फिर से रिपीटेड आ गया आपका, या अंत्यस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा। यार अलावा आपके क्या होते हैं? देखो कितने टाइप से अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। यार अलावा आपका अंत्यस्थ व्यंजन आपका माना जाता है ना। कितना फास्ट फास्ट रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपने जो मेहनत आपने कर रखी है वो मेहनत आपकी सफल होने के लिए जा रही है। और हम लोगों का ये वीडियो भी अंतिम दौर में चल रहा है, बस आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं। 6 क्वेश्चन के बाद आपका ये वीडियो पूरा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो साथियों ऊष्म व्यंजन आपके जो होते हैं वो आपके तीनों के तीनों सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम लोग दूसरी भाषा में संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 के बाद 95। उच्चारण की दृष्टि से सा 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 व्यंजन क्या कहलाते हैं साथियों? तो ये आपके ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी के नाम से भी बोलते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपका सा 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 ये तो ऊष्म व्यंजन है। ला से लट्टू आपका ऊष्म नहीं है, क्योंकि ला से लट्टू जो है ना वो आपका अंत्यस्थ व्यंजन आपका माना जाएगा। मैंने आपको बोला था यारा लावा अंत्यस्थ व्यंजन की श्रेणी में आपके आते हैं। सा किसके अंतर्गत आते हैं? सा आपके ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसे हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपके का से लेके मा तक होते हैं, इनकी संख्या आपकी 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन आपके यारा लावा होते हैं, जबकि संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छत्रज्ञासरा संयुक्त व्यंजन आपके माने जाते हैं। 98 देखते हैं, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? तो बेटा सा 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 हा ये आपका ऊष्म व्यंजन आपका कहलाता है, जबकि आपका
यार अलावा आपका अंत्यस्थ होता है। चा छा जा झा आपका होता है कंठ तालब, ये आपको समझ में आ ही जाएगा। आपका 98 के बाद 99 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके पास में 99 क्वेश्चन। ऊष्म वर्ण आपका देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन होने का बेटा एक चीज़ होता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक क्वेश्चन जब 2 से 3 बार आपका आएगा तो लगातार आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और ये प्रैक्टिस ही आपको अंतिम दौर में सफलता दिलाएगी। ऊष्म वर्ण आपके होते हैं सा सा साहा, ऊष्म होता है। वहीं पर अय्यार अलावा आपका कंठ वो अंत्यस्थ व्यंजन आपका माना जाता है। तो इसका आंसर आपका बी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 100 क्वेश्चन रहा आज की क्लास का अंतिम वीडियो। आप अंतिम क्वेश्चन कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो साथियों आपका गा से गैया ऊष्म व्यंजन नहीं है, क्योंकि सा 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 हा ये आपके ऊष्म व्यंजन आपके कहलाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये देखा। और एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों के पास में प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन आता रहे। और एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूँ साथियों, बहुत मेहनत से मैं आपको सामने वीडियो लाता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करनी होती है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो आप लोग लाइक ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चलता है कि हम जो मेहनत आपके साथ में कर रहे हैं वो मेहनत आपकी सफल हो रही है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।